दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई ने कथित शराब घोटाला मामले में पूछताछ की। सीबीआई हेडक्वार्टर में कल करीब 9 घंटे तक सवाल जवाब चले। इस दौरान हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया। पूछताछ के बाद केजरीवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी तेजी से पूरे देश में बढ़ रही है, इसलिए इसे बदनाम करने की कोशिश हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनसे 56 सवाल पूछे गए, लेकिन अब फिलहाल उन्हें पूछताछ के लिए दोबारा नहीं बुलाया गया है। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि ये केस पूरी तरह से फर्जी है। वहीं अब दिल्ली विधानसभा का एक दिन का सत्र आज बुलाया गया है। फर्जी है और गंदी राजनीति से प्रेरित है। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार 11 बजे से 8:30 बजे तक लगभग उन्होंने पूछताछ की, 9.5 घंटे। सबसे पहले मैं सीबीआई के सभी ऑफिसर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने बहुत ही अच्छे माहौल में, सौहार्दपूर्ण माहौल में, पूरी इज्जत के साथ उन्होंने अपने प्रश्न पूछे। तो उनकी जो भी कर्टसीज हैं, हॉस्पिटैलिटी है, उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जितने प्रश्न उन्होंने पूछे उन सब के मैंने जवाब दिए। जैसा मैंने सुबह भी बोला था कि हमारे पास कुछ छुपाने को नहीं है, और ये पूरा का पूरा कथित एलिज्ड शराब घोटाला झूठ है, फर्जी है और गंदी राजनीति से प्रेरित है। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। ईमानदारी, कट्टर ईमानदारी हमारी बेसिक आइडियोलॉजी है। किसी भी हालत में हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अपनी ईमानदारी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और यही कारण है कि वो जबरदस्ती हमारे ऊपर कीचड़ फेंकना चाहते हैं। एक ही तरीका इनको मिला है कि हमें बदनाम करो, हमें कुचल दो, आम आदमी पार्टी को कुचल दो, बर्बाद कर दो। नहीं तो लोग इनसे पूछते हैं, भाई जब आम आदमी पार्टी ने किया तो तुमने क्यों नहीं किया? लेकिन अब लोगों ने देख लिया कि 75 साल में जो काम नहीं हुए दिल्ली में, वो काम होने शुरू हो गए हैं। और अब इसी बात की चर्चा पूरे देश के अंदर हो रही है। आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से पूरे देश में फैल रही है। पहले दिल्ली में सरकार बनी, फिर पंजाब में सरकार बनी, अब नेशनल पार्टी बन गई। आम आदमी पार्टी जगह जगह जा रही है, लोगों की उम्मीदों पे खरी उतर रही है। तो ये आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं हो सकता। पूरी देश की जनता हमारे साथ है। ऐसा मुझे कोई इंडिकेट नहीं किया कि वो आगे बुलाएंगे। और मेरा अपना मानना है कि पूरा का पूरा केस जो है वो सब कुछ फर्जी है, सब कुछ फर्जी है। इतना सा भी सबूत या इतना सा भी एविडेंस उनके पास नहीं है ये कहने के लिए कि आम आदमी पार्टी ने कुछ गलत किया, हमारी सरकार ने कुछ गलत किया। पूछताछ के बाद हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर ने सीबीआई हेडक्वार्टर से रिपोर्ट भेजी है। देखते हैं कल वहां क्या हलचल रही है। दिल्ली आबकारी घोटाले में ये पहला मौका था जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हुई। करीब 8.5 घंटे की पूछताछ के बाद वो सीबीआई मुख्यालय से निकल गए हैं। दरअसल वो इस मामले में ना तो आरोपी हैं और ना ही जो एफआईआर हुई है उसमें उनका नाम है, ना ही सीबीआई और ईडी किसी भी चार्जशीट में उनका नाम है। लेकिन कुछ आरोपी और कुछ ऐसे गवाह हैं जिनसे पूछताछ के बाद उनका नाम सामने आया था। इस मामले में जो पूर्व आबकारी सचिव सी अरविंद हैं, उन्होंने अपनी पूछताछ में कहा कि मार्च 2021 में अरविंद केजरीवाल के घर में एक मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन मौजूद थे। इस मीटिंग में कहा गया था कि जो शराब कारोबारी हैं उनका कमीशन 6% से बढ़ाकर 12% कर दिया जाए। इसके अलावा समीर महेंद्रू जो दिल्ली के शराब कारोबारी हैं, उन्होंने अपनी पूछताछ में कहा कि एक बार जो विजय नायर जो आप नेता हैं और इस पूरे मामले में आरोपी हैं, उन्होंने फेस टाइम ऐप से उनकी जो बातचीत है वो अरविंद केजरीवाल से कराई थी। और तब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि विजय नायर उनका बच्चा है, इसका ख्याल रखना। ये सारी बातचीत शराब पॉलिसी को लेकर हो रही थी और ये जो बयान है ये दिया है शराब कारोबारी समीर महेंद्रू ने, जो फिलहाल गिरफ्तार किए गए थे। पूछताछ के बाद जब केजरीवाल अपने घर पहुंचे उस वक्त वहां पर कई नेता मौजूद रहे। हमारे सहयोगी शरद शर्मा की रिपोर्ट देखिए। करीब 9 घंटे की पूछताछ के बाद जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीबीआई मुख्यालय से निकलकर अपने घर पहुंचे तो चेहरे पे मुस्कुराहट तो थी, लेकिन थकान भी साफ नजर आ रही थी। और जो सबसे अहम बात थी वो ये थी कि देश का इतिहास नहीं बदला। क्या इतिहास नहीं बदला?
वो ये कि देश के अंदर कभी भी मौजूदा मुख्यमंत्री, करंट चीफ मिनिस्टर, सर्विंग चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार नहीं हुए, आज तक नहीं हुए। आशंका थी, अरविंद केजरीवाल भी जो है ये आशंका व्यक्त कर रहे थे। अटकलें लग रही थी मीडिया के अंदर भी कि जिस तरह से रविवार के दिन मनीष सिसोदिया को बुलाया और गिरफ्तार किया, क्या अरविंद केजरीवाल को भी रविवार के दिन बुलाकर गिरफ्तार करने की तैयारी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और अरविंद केजरीवाल पूछताछ के बाद अपने घर आ गए। और अपने घर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की तो उन्होंने बताया कि 56 सवाल सीबीआई ने उनसे पूछे हैं और उनका ये कहना है कि कहीं भी सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है, कोई केस नहीं बनता। फर्जी मामलों में जो है आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए ये सब किया जा रहा है। और एक अहम बात अभी उनका ये कहना है और एजेंसी की तरफ से भी, यानी कि सीबीआई की तरफ से भी ये निकल के आ रहा है कि फिलहाल आगे की पूछताछ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से अभी होगी या नहीं होगी, इसके बारे में फिलहाल कोई स्थिति साफ नहीं है। यानी कि अभी सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को आगे की पूछताछ के लिए दोबारा नहीं बुलाया है। और अब बात कर लेते हैं राहुल गांधी की। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रचार शुरू कर दिया है। कल कर्नाटक के कोलार पहुंचे, उन्होंने जय भारत रैली को संबोधित किया। ये कर्नाटक का वही कोलार है जहां 2019 में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी, जिसे लेकर उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि के कई मामले दर्ज हुए, जिनमें से एक केस में उन्हें सूरत कोर्ट से 2 साल की सजा मिली और इसी के चलते उनकी सांसदी चली गई। रैली में राहुल गांधी ने कर्नाटक की बीजेपी सरकार पर हालांकि हर काम के लिए 40% कमीशन लेने का आरोप लगाया। कर्नाटक में बीजेपी ने क्या काम किया? कर्नाटकದಲ್ಲಿ भारतीय जनता पार्टी ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ। क्या काम किया? मैं आपसे पूछ रहा हूं, जोराಗಿ ಹೇಳಬೇಕು। 40% कमीशन खाया। काम करवाने के लिए बीजेपी की सरकार ने कर्नाटक की जनता, कर्नाटक के युवाओं, कर्नाटक के महिलाओं से पैसा चोरी किया। कर्नाटक में बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा। हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट से विधानसभा चुनाव के लिए टिकट न मिलने पर हाईकमान से नाराज चल रहे बीजेपी सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस में जाने के सवाल पर शेट्टार ने कहा कि वो इस पर अभी विचार करेंगे। शेट्टार ने कहा कि बीजेपी ने उन्हें अपमानित किया। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि आज शेट्टार कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कर्नाटका के लोग जगदीश शेट्टर और लक्ष्मण सावदी को माफ नहीं करेंगे। जगदीश शेट्टर एंड लक्ष्मण सावदी। बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य और कर्नाटक के 4 बार मुख्यमंत्री रहे बीएस येदियुरप्पा के चेहरे पर नाराजगी साफ दिखी। उन्होंने दिग्गज नेताओं जगदीश शेट्टर और लक्ष्मण सावदी के बीजेपी छोड़ने पर उनकी खुलकर आलोचना की। हालांकि बीजेपी ने कोशिश कम नहीं की। शनिवार देर रात बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर को मनाने उनके घर तक गए। I wanted only MLA seat. मैं सिर्फ हुबली धारवाड़ सेंट्रल से विधायक का टिकट चाहता था। मैंने राज्य में पार्टी को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई। 76 साल के टिप्पा रेड्डी को टिकट क्यों दिया गया? मैं 67 साल का हूँ। कई और बुजुर्ग लोगों को टिकट दिया गया। 70 साल वालों को टिकट दिए गए। बीजेपी हाईकमान ने उन्हें क्यों नहीं बदला? 73, 74, 76. Why they have not replaced? हालांकि बीजेपी ने जगदीश शेट्टर को मनाने के लिए उन्हें राज्यसभा सांसद बनने का प्रस्ताव भी दिया, साथ ही केंद्रीय पद का भी वादा किया, लेकिन शेट्टर ने साफ इनकार कर दिया और बीजेपी आला कमान को ही चुनौती दे दी। कहा कि टिकट काटा गया तो बीजेपी को उत्तर कर्नाटक में 20 से 25 सीटें गंवानी पड़ेगी। पार्टी मजबूत है, ऐसी स्थितियों का पहले भी सामना किया है। इस बात से इनकार नहीं कि जगदीश शेट्टार प्रभावशाली व्यक्ति हैं। हमें डैमेज कंट्रोल करना होगा। बातचीत जारी है।
कई पुराने दिग्गजों के टिकट काटने के बाद बीजेपी संभावित नुकसान से निपटने में भी जुट गई है। उधर राहुल गांधी अपनी लोकसभा सदस्यता खारिज होने के बाद पहली चुनावी रैली में पहुंच गए। राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में जय भारत नाम से एक बड़ी रैली की। कर्नाटक में बीजेपी ने क्या काम किया? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ क्या काम किया? मैं आपसे पूछ रहा हूं। ತಮ್ಮನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು। 40% कमीशन खाया। कोलार में ही 2019 में अपने भाषण में राहुल ने मोदी सरनेम को लेकर जो टिप्पणी की थी उस पर उनके खिलाफ मानहानि का केस चला और दोषी ठहराया गया। आज एक बार फिर राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल किए। यूपीए ने, कांग्रेस पार्टी ने 2011 में कास्ट बेस्ड सेंसस किया। पूरे देश की जातियों का डेटा उस सेंसस में है। मोदी जी, आप ओबीसी की बात करते हैं, उस डेटा को आप पब्लिक कर दीजिए, पता लग जाए देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। तो कर्नाटक में चुनाव की सरगर्मियां अब जोरों पर है। बीजेपी को सत्ता से उखाड़ने के लिए कांग्रेस भी जुटी हुई है। अब अगले कुछ दिन कर्नाटक की सियासत में सभी पहलू एक एक कर सामने आते जाएंगे। बेंगलुरु से श्रीजा MS की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। धारा 370 हटने के बाद पहली बार दिल्ली NCR में रहने वाले हजारों विस्थापित कश्मीरी पंडितों के वोटर कार्ड्स बन रहे हैं। इससे अब उनके जम्मू कश्मीर के चुनाव में मतदान करने का रास्ता साफ हो गया है। रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के लाजपत नगर की रहने वाली सुनीता कौल अपने पति के साथ कश्मीर का वोटर कार्ड बनवाने आई हैं। 11 साल की उम्र में उनका परिवार श्रीनगर से पलायन करके दिल्ली आ गया था। अब 34 साल बाद उनका वोटर कार्ड बन रहा है। जो दिल्ली का एड्रेस है अभी नहीं। इस दौरान जम्मू कश्मीर के चुनाव से ही नहीं बल्कि अपनी जड़ों से वो कट गई थीं। लेकिन सालों बाद आज फिर से कश्मीर लौटने की उम्मीद बंधी है। क्योंकि मैं बहुत छोटी थी जब मैं वहाँ से छोड़ के आई हूँ, तो फिर ये वोटर कार्ड से एक एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि शायद हम अपनी लैंड में फिर से दोबारा जाएंगे। एक आंकड़े के मुताबिक दिल्ली NCR में करीब 25,000 से ज्यादा विस्थापित कश्मीरी पंडित हैं, जो दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और आसपास रहते हैं। यही हमें सुनीता मिली, जो अपने 2 बच्चों के साथ वोटर कार्ड बनवाने आई हैं। वो भी श्रीनगर की रहने वाली थीं और 1990 में उनका परिवार दिल्ली विस्थापित हुआ था। ये तो पहली बार ऐसा इनिशिएटिव हुआ लास्ट 30 इयर्स से। अब हमारे पास वोट डालने की उम्मीद आई है। अच्छा। जो कि कब से चालू थी तो, लेकिन हमारे पास तो थी नहीं। वी वर नॉट एबल टू गो देयर एंड कास्ट अवर वोट। एक आंकड़े के मुताबिक करीब 1.5 लाख कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए थे। इनमें बहुत सारे लोगों का वोटर कार्ड अब तक नहीं बना था। 2019 के बाद मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया का अभियान चलाया गया। इसमें विस्थापित कश्मीरी पंडितों के अलावा गोरखा, अनुसूचित जाति और बाहर से आए स्थानीय लोग भी शामिल हैं। इसके चलते अब करीब 29 लाख नए मतदाताओं के जुड़ने की संभावना है। मैं चंडीगढ़ पहले गया था, 3-4 दिन में चंडीगढ़ में कैंप रहा है हमारा 10 से 13 तक। उसके बाद आज 15 से 20 तक हमारा कैंप यहाँ रहेगा दिल्ली में। हम इनके यहाँ पे एनरोल कर रहे हैं क्योंकि ये मैक्सिमम जो कश्मीरी पंडित पॉपुलेशन जो दिल्ली और NCR में रह रही है, इनके वोट्स नहीं बने हैं। अच्छा। इन्होंने आज तक अपना वोटिंग राइट अपना यूज़ नहीं किया है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हर एक सिटीजन को, इंडियन सिटीजन को प्रोवाइड करता है कि आप जाइए अपना इलेक्शन में वोट कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अब विस्थापित कश्मीरी पंडित कश्मीर के मतदाता बनकर नीतियां बनाने की प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। सालों पहले जम्मू कश्मीर से विस्थापित होकर दिल्ली NCR में बसे कश्मीरी पंडितों का रिश्ता जम्मू कश्मीर भवन तक ही अब तक सीमित रह गया था। लेकिन अब इनका वोटर कार्ड बनने से ये जम्मू कश्मीर के चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे, जो पलायन के इनके जख्मों पर मरहम का काम जरूर करेगा।
दिल्ली से पवन तिवारी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।